नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ऐसे पढ़ते रहिए। लगातार जो प्रयास होते हैं वही सफलता की कहानी लिखते हैं। कोई भी जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, या कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, तो इसमें योजना और परियोजना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो योजनाओं और परियोजनाओं पर एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपसे साल भर की जितनी भी योजनाएं हैं करंट की, उनको पहले डिस्कस करेंगे। फिर जो ट्रेडिशनल योजनाएं हैं उनको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल योजनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हमको डिस्कस करने हैं। लेकिन जो इधर हाल की योजनाएं हैं, साल डेढ़ साल की, खास करके 10 महीने के पीछे, तो उनको हम साल भर की योजनाओं को एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। प्रश्न के फॉर्म में हम देखेंगे और उसके बाद में उसकी व्याख्या के तहत चीजें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में, जब ये हाल ही में शब्द जहां पर लिखा होगा तो उसको समझ लीजिएगा कि 2-4 महीने, साल भर, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है उसमें। हाल ही में हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र में ये ना भी रहे। आपको मेन याद रखना है कि कौन सी योजना है, किससे रिलेटेड है, कौन सा मंत्रालय, जैसा भी प्रश्न होगा। तो पर्यावरण मंत्रालय ने की है किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की, ये बात पूछी जा रही है। तो ये समुद्री कछुआ के लिए की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और समुद्री कछुआ के लिए ये जो जारी किया गया था जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो मैरीन मेगा फाउना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया था। ये दो प्लान ऐसे जारी किए गए, और इसमें जो तट पर फंसे जानवर होते हैं उनसे निपटने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई थी कि उनको कैसे उनका जीवन बचाया जाए, कैसे उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन करके वहां की साफ सफाई करके, या जैसे भी जो भी आवश्यक कार्य हो, उनके आवासों पे जो खतरा मंडरा रहा है उन खतरों को कैसे कम किया जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। शकुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है। अब शकुन जो योजना है, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये है क्या। इसके तहत कम आय वाले जो परिवार होते हैं, जो बीपीएल हैं, उनके परिवार को जब उनकी बेटी की शादी होती है तो बेटी की शादी में फिनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए भी ये मुहिम चलाई गई। उसमें शर्त रखी गई जो छोटे बच्चे होंगे, बाल विवाह होंगे जिनका, उनको हेल्प नहीं की जाएगी। 31,000 रुपये इसमें दिए जाते थे, और उसके बाद में 31,000 से बढ़ा के इसको 51,000 कर दिया गया था। और ये शकुन योजना थी पंजाब की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आयुष्मान सीएपीएफ योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। किसकी संयुक्त पहल है? तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ योजना लॉन्च की थी। और इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 10 लाख कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ देने की बात की गई थी। और ये गृह मंत्रालय के साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किस साथ में, कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? गृह मंत्रालय। तो इनकी एक संयुक्त पहल है। 24,000 अस्पतालों में ये कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा की बात की गई थी। सीएपीएफ जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उनके जवानों के लिए इसको चालू किया गया था। किस केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के बागलकोट में विभिन्न किसान हितैषी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो किसान हितैषी परियोजनाएं जो ये शुरू की गई थी, तो ये अमित शाह ने शुरू किया था, जो गृह मंत्री हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये बात है 17 जनवरी 2021 की। बहुत कम पूछे जाने की यूपी में इसकी संभावना है, लेकिन कर्नाटक में पड़ता है बागलकोट। बागलकोट में ये हुआ था। तो हो सकता है स्थान आपसे कभी पूछ लिया जाए, चर्चा में रहे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहला जो इसमें स्टेटमेंट है कि इस योजना को 2015 में शुरू किया गया। बहुत सही से इसको याद कर लीजिए। 2015 में यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडीई, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी एक प्रमुख योजना है। और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कर रहा है। पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सत्य है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अगर ऐसे ही प्रश्नों को जीएस के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो आरओ यूपीपीसीएस सबके लिए हैं, आप जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज क्यों होती है? आप प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट सीरीज
कई लोगों का कहना है कि उससे कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन फंसाने के लिए नहीं होते, हम लोग पेपर आउट करने का कोई गिरोह नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर तैयारी करने का मेन पर्पज होता है। तो जब क्वेश्चन बैंक आपके पास होता है तो उसकी व्याख्या पढ़ते हैं और इन सब चीजों में आपके क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाते हैं, तो आपको आसानी होती है पेपर देने में। इसके लिए आपको 6307281212 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉल करना है और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नोएडा से शुरू किया गया है। और ये जो कॉरिडोर है, ये इसमें जो लिडार टेक्नोलॉजी है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, ये जो सर्वेक्षण है, तो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण जो बात हो रही है, तो इसके तहत ये ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ है। और एक हेलीकॉप्टर एरियल लिडार और इमेजरी सेंसर के साथ उसको सुसज्जित करके हेलीकॉप्टर को, और उससे ये सर्वे किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैमरे लगाए जाते हैं जिससे पिक्चर्स लिए जा सके, देखा जा सके। जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक विकास योजना JNK IDS 2021 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पहली बार ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ये जम्मू कश्मीर में भले ही क्रियान्वित की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर अब, लेकिन ये जो योजना है, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई है, भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई है। उद्देश्य है इसका, केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसमें ब्लॉक स्तर पर औद्योगिक विकास करना, यानी कि ब्लॉक लेवल पर ये डेवलपमेंट हो पाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि काफी पिछड़ा है। और जब से ये इसको दो भागों में बांटा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में ये नए रूप में आया है, तो वहां पे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई परियोजनाएं, जिससे कि उसका विकास हो सके, लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, जैसे जो बहुत सारी अन्य गतिविधियों में वो एंगेज रहते हैं उससे हटाया जा सके। हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की? अब क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पंजाब राज्य अभी चर्चा में है, वहां पे सीएम बदले गए हैं और पहले दलित सीएम वहां पे चुन्नी बने हैं, चुन्नी जी जो हैं, तो इस कारण से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट प्रश्न न पूछ के दूसरा प्रश्न, तो धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना ये पंजाब की योजनाएं हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैप्टन अरविंदर सिंह उस समय वहां के सीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किए थे। बालिकाओं को समर्पित ये कार्यक्रम है जो धिया दी लोहड़ी है। और बसेरा जो है ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनसे संबंधित है। और ये जो धिया दी लोहड़ी है, ये कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की देने की घोषणा इसके अंतर्गत की गई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और संरचना विकास कोष योजना के संचालन की घोषणा की। ये जो योजना है PIDF योजना इसको बोल रहे हैं, ये कोष, तो ये यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसकी घोषणा की है। और भुगतान और संरचना कोष का संचालन 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2020 तक किया जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो संचालन है वो 1 जनवरी 2021 से फिर आगे 3 वर्षों के लिए किया जाना था, यानी कि 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, तो 2024 दिया होता तो सही होता, यहाँ पर ये गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। PIDF को 3 सालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको क्या किया है, लागू करने की बात की है, घोषणा जो की गई थी, तो 3 सालों की बात की गई थी। अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो निर्माण है अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का, ये किया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया कि केरल में किया जाएगा। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोर्ड है, तो उससे फंड से ये उसका उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, वही फंड जो है उसके पास उसी का उपयोग किया जाएगा। और इस परियोजना के निर्माण और रखरखाव का कार्य रेलवे करेगा। रेलवे यानी कि जो हमारा भारतीय रेलवे है वो डिपार्टमेंट इसका ये सब पूरा देखेगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी और विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से इसको
बनाया जाएगा। जो पीएलआई की बात होती है उससे इसको बनाया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, पीएलआई नहीं, इसको आप कहिए एसपीवी, एसपीवी के माध्यम से। और साथ में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे बनाया जाएगा। तो कभी भी प्रश्न इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, आजकल के करंट पूछने का ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो रहा है। छोटे छोटे जो आपको लगेंगे अनइम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो मैंने सब इम्पोर्टेंट तो मैं छोड़ नहीं सकता, हम लोगों को डिस्कस करना ही है। साथ में ऐसे भी जो कम इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको भी ले लिया गया है। फेसलेस टैक्स स्कीम के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। फेसलेस टैक्स स्कीम में कौन सा सत्य है? तो वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2017 में फेसलेस ई कर निर्धारण योजना का आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था। और दूसरा है कि फेसलेस का अर्थ है कि करदाता को कर अधिकारी से मिलने की और आयकर कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात तो ये बिल्कुल सही है। फेसलेस का मतलब यही है कि करदाता जो है वो बिना मिले, भाई जब मिलता था तो कुछ इसमें व्यक्तिगत हित भी हो जाते थे, गड़बड़ हो जाता था। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और सुविधाएं बढ़ाने के लिए आयकर कार्यालय भी उसको न जाना पड़े, ये बात सही है। लेकिन इसकी जो घोषणा की थी वो 2017 में नहीं, 2019 का जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था तब की गई थी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। यहां पर 2019 दिया होता तो सही होता। फेसलेस ई कर निर्धारण योजना का जो आरंभ करने का प्रस्ताव है तो 2019 में रखा गया था। अगला जो प्रश्न है, 2017 में शुरू की गई वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक चुनौती कार्यक्रम है। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 5 करोड़ घरों के निर्माण को पूरा करना है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं ये दोनों के दोनों गलत हो जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको सुनिए। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की जो बात है 2019 में शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? ये जो बात हो रही है 17 की, 17 में नहीं, ये 2019 में शुरू की गई थी। तो पहला गलत हो गया। और दूसरी बात यह है कि इसका लक्ष्य किफायती आवास के निर्माण को तेज करना है और जिससे कि 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण हो सके, ना कि 5 करोड़ घरों का। तो ये जब कभी भी आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना दोनों बातें। यहाँ पर 2 करोड़ की बात हो रही है, 2 करोड़ की, ना कि 5 करोड़ की। ठीक है, तो ये सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी साबित हो चुकी प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनके उपयोग को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान केंद्रित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार ने किए हैं, एक बैंक के साथ किए हैं हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए। तीन चीजें ये ध्यान रखना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एशियाई विकास बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने मिलकर ये किया है हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए। फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर हार्डवेयर क्षेत्र के लिए अनुमोदित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना का परिव्यय क्या है? हो सकता है अभी कभी आपसे पूछ ले, क्योंकि आजकल प्रश्न की प्रकृति कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए ये घोषित किए गए थे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और आईटी हार्डवेयर के लिए ये 7350 करोड़ रुपए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको पास किया था 2028-29 तक 9 वर्षों की अवधि के लिए ये सब बजट पास किया गया है जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये किया गया है। 15,000 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी गई है। तो इसके अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर के लिए इन सब योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कोवैक्स योजना जो है, कोवैक्स योजना के बारे में भी आपको जानना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, गावी के साथ, और मतलब आप ये ऐसे ही इसको याद कर लीजिए, एक तो WHO इसमें था, तो और साथ में इसमें था गावी। तो गावी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में कोवैक्स पहल शुरू करने वाला जो कार्यक्रम जो था ये, तो इन्होंने ही शुरू किया था। गरीब देशों में टीके प्रदान करने का इसका लक्ष्य था। और पहला इसको मिला था घाना को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा, घाना को मिला था। स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है? स्फूर्ति का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो टी फॉर यहाँ पर ट्रेडिशनल है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ये योजना शुरू की गई। ठीक है, ये योजना 85 करोड़ रुपए का इसमें वित्त प्रबंधन भी किया गया और योजना शुरू की गई। अगला जो प्रश्न है, कौन सी संस्था अंतर राज्य विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए असम को 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? अब ये क्योंकि असम को दिया जा रहा है और संस्था ये विश्व स्तर की है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, असम को दे रही है अंतरराज्य विद्युत ट्रांसमिशन के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखना। 304 मिलियन डॉलर का इसके अंतर्गत ऋण दिया गया, 304 मिलियन डॉलर। पुगलुर त्रिशूर परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? पुगलुर त्रिशूर परियोजना, तो पुगलुर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर अभी शुरू हुआ था केरल में, तो उसी से ये रिलेटेड परियोजना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिजली की जो बढ़ती जरूरतें हैं, साथ में बड़ी मात्रा में जो बिजली ट्रांसमिशन में समस्याएं आती हैं, तो उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया गया केरल में। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में सत्य कथन, तो इस योजना का उद्देश्य भारत को कृषि का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये पीएलआई योजना के बारे में अगर हम बात करें तो, और ये योजना का कार्यान्वयन जो है 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य है कि भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण का हब बनाया जाए। जो पीएलआई दो ये शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2021 से। तो दूसरा तो सही है, यहाँ पे कृषि उपकरण का या कृषि का वैश्विक केंद्र बनाना नहीं था, इस योजना का दूरसंचार उपकरण निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना उद्देश्य था। और इस योजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया, और इसमें जो न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई थी बिक्री दर की और जो मानदंड रखे गए थे, तो इन सबको थोड़ा सा कमजोर किया गया, थोड़ा सा ढीला किया गया, जिससे कि इसका लाभ सब लोग उठा सकें और इसमें डेवलपमेंट हो सके। कई बार बहुत सारी योजनाओं के कारण ऐसा, मतलब उसमें रूल्स जो होते हैं उनके कारण नहीं योजनाएं फेल हो जाती हैं। और विभिन्न श्रेणियों और वर्षों के लिए 4 से 7% के मध्य प्रोत्साहन राशि भी इसमें प्रदान करने की बात की गई थी। एमएसएमई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और अन्य के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 100 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित की गई थी। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? तो जो पीएमकेएसवाई है, पीएमकेएसवाई जो योजना है, ये मंत्रालय आपसे पूछा जा रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो योजना है, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो किसान संपदा योजना के तहत 2 योजनाओं को इसमें इतना बजट दिया गया है। अब ये जो योजना है, इसमें जैसे क्या किया जाएगा, इस उद्योग क्षेत्र को, मतलब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री किसान संपदा, अब जैसे किसानों को क्या होता है, किसानों की जो आय होती है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे मार्केट और किसान के बीच में यह है कि खेत में किसान पैदा करता है और मार्केट में जब वो जाता है तो मार्केट के और इसके बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, ये चीज है। दूसरा, मार्केट में जाने के बाद मान लीजिए गेहूं आया यहाँ से और यहाँ से फिर आटा बना, तो 20-21 रुपए वाला गेहूं डायरेक्ट 30-35 रुपए में, नॉर्मली 35 रुपए में पहुंच गया, तो ये जो दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अब इस योजना में अब इनको लिंक करके यही किया जाएगा कि लाभ ज्यादा मिले। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 तक कितने सेक्टर के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना को मंजूरी दी? ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2021 को, तो ये जो ये वाली योजना थी, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझिएगा, तो इसका संबंध किससे था? कृषि उपकरण से नहीं था। मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो संबंध है वो कृषि उपकरण से नहीं था, उसका संबंध किससे था? ये दूरसंचार उपकरण से था।
ऐसे ही देखा जाए तो अब कितने और भी क्षेत्रों में तो हो रही है। तो ऐसे ही एक योजना जो शुरू की गई वहां पे दूरसंचार में, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र। 13 फरवरी 2021 तक अगर आपसे डेट दे दी जाए तो ये 13 क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी इसके अंतर्गत दी गई थी। तो 13 सेक्टर है ना। तो इसमें प्रोत्साहन राशि वगैरह भी। तो यहाँ पर बस ये याद रखना है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये चल रही है। हाल ही में किस राज्य में गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन कराने के लिए माँ योजना लॉन्च की गई? माँ योजना। तो जो माँ योजना है ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। माँ योजना, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल। अविद्य योजना का उद्घाटन कब किया गया? अविद्य योजना के बारे में आप जानते हैं, ये प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आईटी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, 15 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये समझौता किया गया है। हाल ही में किस राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना है ये, पूरा नाम इसका ये है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। और ये जो योजना है ये शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? केजरीवाल सरकार के द्वारा। और ये जो इसमें दिल्ली के स्कूलों में किया क्या जाएगा, क्लास 9th के 1,000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 5,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान संबंधी विषयों में शिक्षा को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। मार्च 2021 में कौन सा देश 40 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो मार्च 2021 में बना रहा है, तो अब लॉन्च किया था, ये प्रश्न हो जाएगा। तो ये रूस का जो अंतरिक्ष उद्योग है उसने घोषणा की थी कि हम 40 उपग्रह लॉन्च करेंगे, है ना। 40 उपग्रह। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बना रहा है लिखा है, तो बनाया था या वहां पे लॉन्च किया गया तो रूस में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। खैर उन्होंने सूची नहीं दी थी उस समय, लेकिन ये चर्चा में था। कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किया या निर्णय लिया। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ फिर से जुड़ने संबंधी योजना की घोषणा की? तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ फिर से जुड़ने की बात की अमेरिका ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 3 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को अलग कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनर्गठन वर्ष 2006 में, इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी एक यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। तो उसी को बदल के ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका नाम। तो उस पे कुछ विश्वसनीयता का अभाव था तो उसको दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। और स्विट्जरलैंड में, कहां पर? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अगर आपसे सदस्य पूछ लिए जाए तो 47 इसमें मेंबर है। 47 मेंबर है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसमें आवंटन जो सीटों का होता है प्रतिवर्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के किनारे स्थित 3 द्वीपों में एक चीनी ऊर्जा परियोजना के लिए उसने मंजूरी दे दी है। 3 द्वीपों में से एक ने। यह स्थान तमिलनाडु तट से मात्र 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे चीनी ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है और ये भारत से नजदीक है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चीन का अगर हस्तक्षेप होगा बॉर्डर पे तो भारत के लिए भी वो खतरा होता है। तो ऊर्जा परियोजना कौन यहाँ पे? चीन चलाएगा। और इस समय देखिए श्रीलंका की हालत भी बहुत खराब। चीन देखिए वो अच्छे समय का साथी है, अगर आप उसको लाभ देंगे, आपसे लाभ मिलने वाला होगा, तब तो वो साथ रहेगा। अब आपको कुछ खिलाना पड़े तो वो थोड़ी ना आपके साथ है। तो वही वाली स्थिति इसकी है। और ये जो द्वीप है यहाँ पर सीमित नौका सेवा द्वारा जाफना प्रायद्वीप से
ये मतलब कनेक्टिविटी भी इसकी है। तो श्रीलंकाई नौसेना इसका प्रबंधन भी करती है, तो भारत के लिए ये खतरा हो सकता है अगर चीन ने उसको अपने हाथ में ले लिया। ये कौन सा देश है जहां पर सहतूत बांध निर्माण परियोजना का निर्माण हो रहा है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अफगानिस्तान में चल रहा था। अब वहां तो तालिबानी जो त्राय त्राय मचाए हैं। काबुल शहर में सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया था। आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई भी इससे उपलब्ध हो पाती, बिजली भी मिल पाती, मतलब एक ऐसी बहुउद्देशीय ये परियोजना थी। और भारत और अफगानिस्तान इसको मिलकर कर रहे थे, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो अभी भी है क्योंकि पूछा जा सकता है। तपोवन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? एक योजना ये भी हम देख लें, परियोजना। तो इसका निर्माण किया जा रहा है धौली गंगा नदी पर। धौली गंगा नदी पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तपोवन जल विद्युत परियोजना, ये विष्णुगढ़, जो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र है, तो वो इस पे लगाया गया है। 520 मेगावाट की एक नदी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड में एक पड़ता है चमोली, तो तपोवन जल विद्युत परियोजना चमोली में है। ठीक है, चलो चमोली नदी में धौली गंगा वहां से निकलती हैं। तो चमोली नदी में धौली गंगा, चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अभी वहां पे, जब उसी समय की बात है फरवरी में, तो धौली गंगा में गिरा था, तो नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी। तो ये जो विद्युत परियोजना है, इसको भी नुकसान हुआ था काफी है, क्योंकि अभी बन रही है, तो इसको भी नुकसान हुआ था, इस कारण से ये चर्चा में आई थी। तो अगले सेगमेंट में हम 31 से क्वेश्चन शुरू करेंगे और आगे तक देखेंगे। और ऐसे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे, ऐसे ही आर्थिक का जैसे आ रहा है, योजना का आ रहा है, ऐसे आर्थिक आएगा, ऐसे एनवायरमेंट आएगा, तो सब सेगमेंट आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छे से देखिए, इसको जुड़े रहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी प्रोग्राम हमारा जो है, उससे जुड़ने के लिए इस पे, इन नंबरों पे, एक ही नंबर है व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट का दोनों, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।